इस वीडियो में हम ऑप्टिक्स से रिलेटेड थ्योरी पहले देखेंगे, फिर क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश, लाइट क्या होती है? लाइट जो होती है एक प्रकार की एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है जो क्या करती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। इसका ज्ञान हमें आँखों द्वारा प्राप्त होता है। तरंग दैर्ध्य जो होती है 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। ठीक, तो क्या बात समझ में आई कि प्रकाश जो होती है एक एनर्जी है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। इसका ज्ञान हमें आँखों द्वारा होता है और तरंग दैर्ध्य जो होती है 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच में होता है। नेक्स्ट, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश के केवल कुछ गुणों की व्याख्या कर पाता है, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण एवं प्रकाश का ध्रुवण। ये सभी क्या हैं? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग की व्याख्या करते हैं या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत पर काम करते हैं। आगे देखते हैं, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट और 16 सेकेंड, 16.6 सेकेंड का समय लगता है। और यहाँ पर चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड का समय लगता है। तो इन दोनों को याद रखिएगा कि अगर सूर्य की प्रकाश है उसको पृथ्वी तक आने में कितना समय लग रहा है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड। और चंद्रमा से जो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचती है उसको आने में कितना समय लगता है? 1.28 सेकेंड का समय लगता है। आगे देखिए, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है? प्रकाश की जो चाल होती है, चाल क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी को किस में? मीटर में मापा जा रहा है और समय को सेकेंड में। ये इसकी क्या है? यूनिट है। तो चलिए देखते हैं निर्वात। अगर हम निर्वात में बात करें तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। माध्यम क्या है? रॉक सॉल्ट। और प्रकाश की इधर का अलग होगा, इन दोनों को देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी हुई? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में बात करें तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी हुई? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर में बात करें तो वाटर में कितनी होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रॉक सॉल्ट की बात करें तो रॉक सॉल्ट में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तारपीन के तेल में बात करें तो 2.05 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नायलॉन में बात करें तो नायलॉन में प्रकाश की चाल 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या? प्रकाश मार्ग में पड़ने वाले अवरोध से टकराकर पुनः वापस अपने मार्ग पर लौट आता है। लौटने के इस क्रम में वह किसी विशेष कोण पर मुड़ जाता है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। जो प्रकाश होती है ये अपने मार्ग में पड़ने वाले जो भी अवरोध आ गए, मान लीजिए कुछ भी आ जाता है, एक चट्टान आ जाती है, दीवार आ जाती है, तो वहाँ से टकरा कर पुनः अपने ही मार्ग पर लौट आता है। लौटने के इसी क्रम में वह विशेष कोण पर मुड़ जाता है और एक कोण पर मुड़ता है। प्रकाश की इस कोण को, प्रकाश की इस गुण को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है गोलीय दर्पण से परावर्तन। गोलीय दर्पण से परावर्तन, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग हो अथवा गोलाकार सतह से निर्मित किया गया हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक, अब आगे देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण या तो उत्तल होगा या अवतल होगा। ठीक है, तो उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। उत्तल दर्पण की बात करें, ऐसा दर्पण जिसकी बाह्य सतह उभरी हुई हो उत्तल दर्पण कहलाती है। कैसे? इस तरीके से
ये होता है उत्तर दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। इसका उपयोग कहाँ पर होता है? इसका उपयोग गाड़ी में चालक की सीट के पीछे के दृश्य को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर झुका हुआ अथवा वक्रित हो, अवतल दर्पण कहलाता है। इस तरीके से, ठीक। तो ये होता है अवतल दर्पण। इसका उपयोग कहाँ पर होता है? इसका उपयोग चिकित्सकों द्वारा रोगियों के नाक, कान, दांत आदि की जांच के लिए तथा सर्च लाइट, टॉर्च एवं वाहनों की हेडलाइट में सेविंग दर्पण आदि में किया जाता है। एग्जाम्पल को याद रखिएगा, एग्जाम्पल पूछा जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में होने वाले परावर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दी हुई हैं। प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण क्या क्या हैं? फर्स्ट, द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है। दूसरा है तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। तो ये भी क्या है? प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। ये भी क्या है? प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। अब देखिए रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम क्या कह रहे हैं? किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण के ज्या तथा अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात एक नियतांक है, यानी कि साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इक्वल टू म्यू। नियतांक है को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। जैसे लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो आप लोग याद रखिएगा अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के क्या होते हैं? एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, याद जरूर रखना है अपवर्तनांक जो होते हैं और तरंग दैर्ध्य जो होते हैं एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट है टोटल इंटरनल डिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये क्या होता है? प्रकाश की किरणों द्वारा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते समय यदि आपतन कोण का जो मान होता है वो क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाए तो प्रकाश किरणें विरल माध्यम में प्रवेश नहीं करती बल्कि पूर्णतः परावर्तित होकर सघन माध्यम में लौट जाती है। इस परावर्तन को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। एग्जाम्पल, हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में गति करता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं तो प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। यह परिघटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। सूर्य के प्रकाश में लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है परंतु उसका जो प्रकीर्णन होता है सबसे कम होता है, जबकि बैंगनी रंग में क्या होता है? तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है परंतु उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे क्या बात में समझ में आई? तरंग दैर्ध्य और अपवर्तनांक भी एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं, साथ ही तरंग दैर्ध्य और उसमें जो प्रकीर्णन होता है वो भी एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है
आकाश एवं समुद्र का नीला रंग प्रतीत होना और सूर्यास्त का सूर्योदय के समय लाल रंग का दिखाई देना, ये सभी क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है? प्रकाश के प्रकीर्णन के ही उदाहरण है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस। सामान्यतः दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को लेंस कहा जाता है। लेंस किसे कहा जाता है? दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को लेंस कहा जाता है। और ये लेंस दो प्रकार के होते हैं, जैसा दर्पण होता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उसी तरीके से लेंस भी दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है? ऐसा लेंस होता है जो मध्य में मोटे एवं किनारों पर पतले होते हैं। इस तरीके से हमने देखा था, मध्य में मोटे होते हैं और किनारे पर पतले होते हैं। उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। आगे अवतल लेंस। अवतल लेंस में क्या होता है? ऐसे लेंस जो मध्य में पतले होते हैं और किनारों पर क्या होते हैं? मोटे होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? अवतल लेंस। अवतल मतलब अपसारी लेंस, ठीक है। उत्तल अभिसारी होता है और अवतल जो होता है अपसारी होता है। तो इसका जो डायग्राम है वो इस तरीके से बनता है कि बीच में जो होता है अंदर धंसा हुआ होता है और बाहर साइड उभरा हुआ होता है। जैसे एग्जाम्पल, जल में जो वायु के बुलबुले उत्पन्न होते हैं वो क्या होते हैं? इसी के एग्जाम्पल होते हैं अवतल लेंस, यानी कि अपसारी लेंस की तरह काम करते हैं, क्योंकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं लेंस का सूत्र। लेंस सूत्र जो होती है फोकस दूरी, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी के मध्य संबंध को दिखाता है। जैसे 1/f = 1/v - 1/u। ये क्या है? लेंस का फॉर्मूला है। अगर यहाँ पर दर्पण का फॉर्मूला पूछा होता तो दर्पण का फॉर्मूला क्या होता? ये होता है। तो ये दोनों को याद रखिए। अब इसमें f क्या है? फोकस दूरी, v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है? वस्तु की दूरी। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट, पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है क्या होता है? डायप्टर में होता है, ठीक है। उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो ऋणात्मक होती है। अब आइए देखते हैं कुछ दृष्टि दोष होते हैं, ये क्या है इनके बारे में समझेंगे। विभिन्न कारणों से मानव नेत्र द्वारा वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है, ठीक है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। और स्पष्ट दृष्टि देखने के लिए इसकी न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर से कम करेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर की होती है। अब दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं, देखिए, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। कितने प्रकार के हुए? 4 प्रकार के होते हैं। तो ये हो गया दृष्टि दोष के प्रकार। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? इस दोष से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर पर कोई वस्तु है उसको नहीं देख पाता। यह दृष्टि दोष तब उत्पन्न होता है जब नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य की जो फोकस दूरी होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष कब हुई? निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति क्या करता है? निकट की वस्तु को देख पाता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाता। यह दृष्टि दोष तब उत्पन्न होता है जब नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य की फोकस दूरी बढ़ जाती है। अब देखिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए
हम चश्मा पहनेंगे। अब उस चश्मा पहनेंगे तो हम कौन से टाइप के लेंस का चश्मा बनवाएंगे? तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल। नेक्स्ट है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? जस्ट निकट दृष्टि दोष का उल्टा होगा। ठीक है, जस्ट उल्टा होगा। दूर दृष्टि दोष में हम दूर की वस्तु तो अच्छे से देख सकते हैं लेकिन पास की वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, परंतु दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है, हमने बता दिया। अब देखिए, जब नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फोकस दूरी कम हो जाएगी तभी ये दोष पाया जाता है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब इस दोष को भी दूर करने के लिए हम एक लेंस का यूज़ करेंगे। वो लेंस कौन सी होगी? उत्तल लेंस होती है। ठीक है, थर्ड क्या है? थर्ड है जरा दृष्टि दोष। वृद्धावस्था के कारण आँख की लोचशीलता, इलास्टिसिटी घट जाती है। ये जब कब होता है? ये बुढ़ापे में होता है, वृद्धावस्था। क्यों होता है? आज की आँख की जो इलास्टिसिटी होती है घट जाती है या फिर समाप्त हो जाती है। तो इस जो दोष होता है इसके उपचार के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसको द्विफोकसी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट है अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य, एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है? ऐसा दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति एक निश्चित दूरी पर स्थित परस्पर लंबवत रेखाओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। और स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता तो यही कहलाता है दृष्टि दोष, अबिंदुकता। ठीक, इसमें व्यक्ति एक निश्चित दूरी पर स्थित परस्पर लंबवत रेखाएं जो परपेंडिकुलर लाइन होती है ना, इस तरीके से इनको नहीं देख पाता है। यही होता है अबिंदुकता। और इस दोष के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस यानी कि सिलेंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्गों में या विभिन्न वर्णों में विभाजित हो जाता है। विभिन्न रंग को ही क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। इसमें विभाजित हो जाता है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है इंद्रधनुष, रेनबो। इंद्रधनुष क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए, इंद्रधनुष वर्षा होने के पश्चात विभिन्न परिस्थितियों जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण के द्वारा आकाश में बनी अर्धचंद्राकार आकृति इंद्रधनुष कहलाती है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है। ठीक है, इंद्रधनुष जो होता है सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में दिखाई देता है। इंद्रधनुष का ये सरल बातें याद रखिएगा। प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश तरंगों के संचरण मार्ग में अवरोध आने पर प्रकाश तरंगें अवरोध के किनारों से मुड़कर आगे संचरण करती। इसे प्रकाश का क्या कहा जाता है? विवर्तन कहा जाता है। जैसे खिड़की से छोटी सी जगह मिलने पर भी वहाँ से आवाज़ आ गई अंदर तो क्या होता है? विवर्तन के कारण होता है। ठीक है, चल ये तो हो गया सारा थ्योरी। अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे।
तो देखिए यहाँ पर प्रकाश की प्रकृति एवं उसके गुणों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है। तो प्रकाश की प्रकृति और उसके गुणों के अध्ययन से संबंधित जो विज्ञान होता है ये कहलाता है ऑप्टिक्स। क्या कहलाएगा? ऑप्टिक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा इसका ऑप्टिक्स। ठीक है। प्रकाश की प्रकृति एवं उसके गुणों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? ऑप्टिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर निर्मित होता है, जिसे क्या कहता है? तो देखिए यहाँ पर प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, जिसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फोटॉन। ठीक है, फोटॉन कहा जाता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति क्या होती है? नेचर क्या होती है? तो प्रकाश विकिरणों की जो नेचर होती है वो कैसी होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये होती है ऑप्शन सी, तरंग एवं कण दोनों के जैसे होती है। ठीक है, तरंग एवं कण। नेक्स्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है तो निम्न में से कौन सा एक चीज जो है अपरिवर्तित रहता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यहाँ पर गति करती है तो कौन सा चीज़ अपरिवर्तित रहता है? तो वो हो जाएगा आपका आवृत्ति। आवृत्ति चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी। वेग और तरंगदैर्घ्य बदल जाते हैं लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश होता है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय का लगता है? लगभग 8.5 मिनट, यानी कि 8.16 सेकेंड के आसपास होता है। ठीक है, और चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश जो आती है उसको आने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर तो हो गया सी, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1.28 सेकेंड। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश की चाल किसके मध्य से जाते हुए न्यूनतम होती है? आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश की चाल किसके मध्य से जाते हुए न्यूनतम होगी? बताइए। तो प्रकाश जो है वो अगर ठोस से गुजर रही है तो क्या हो जाएगी? न्यूनतम होगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो ग्लास है उससे अगर प्रकाश गुजरेगी तो क्या हो जाएगा? न्यूनतम होगा। नेक्स्ट है, प्रकाश का किसी भी माध्यम में गमन करते समय कौन से वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं? थोड़ी देर पहले ही मैंने इसके बारे में बताया हुआ है, तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो प्रकाश का किसी भी माध्यम में गमन करते समय कौन सी वेरिएबल्स प्रभावित होंगे? तो वो कौन सा होगा? वो होगा आपका तरंग दैर्ध्य और वेग। ऑप्शन बी।
प्रकाश मार्ग में पड़ने वाले अवरोध से टकराकर पुनः वापस लौटने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश मार्ग में पड़ने वाले अवरोध से टकराकर पुनः वापस लौटने की जो घटना होती है वो क्या कहलाती है? वो आपकी कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। ऑप्शन सी, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। हमने अभी देखा कि जो ठोस होती है उसमें प्रकाश अधिक होता है और जो फिर होता है द्रव में और फिर सबसे कम होता है गैस में। तो फिर इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? सॉरी, देखिए, प्रकाश की चाल जो होगी जल में सबसे ज़्यादा होती है, कांच में, फिर हीरे में। लेकिन अगर साउंड की बात करें तो साउंड जो होती है वो ठोस में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी याद रखिएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो वो है मैक्सवेल ने की थी। ऑप्शन बी। प्रकाश के निम्नलिखित गुणों में सही है। प्रकाश के निम्नलिखित गुणों में सही है तो क्या हो जाएगा? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। चमकदार तलों से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो ऑल ओवर उपयुक्त सभी। सिनेमा पर्दे पर बना प्रतिबिंब है। सिनेमा पर्दे पर जो प्रतिबिंब है वो कैसा होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, वास्तविक प्रतिबिंब। सिनेमा पर्दे पर बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा अनंत। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत, इनफाइनाइट। नेक्स्ट है, समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की ऊंचाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब अगर हमें देखना है तो वस्तु की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? वस्तु की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। मान लीजिए समतल दर्पण रखा है सामने, तो वहाँ पर उसकी ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की लगभग आधी होनी चाहिए। नेक्स्ट, स्कूटर, मोटर कार, बस में पीछे के वाहन देखने के लिए प्रयुक्त साइड मिरर के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, चिकित्सकों द्वारा रोगियों की जांच के लिए प्रयोग किया जाने वाला दर्पण है। तो जो चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो लोग रोगियों की जांच के लिए कौन सा दर्पण यूज़ करते हैं? तो वो है अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण का गाड़ियों में पीछे की वाहन जो होती है उसको देखने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कोई वस्तु है, उसका आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करना है हमें,
तो किस चीज़ का यूज़ करेंगे हम? तो उसके लिए हम अवतल दर्पण का यूज़ करेंगे। ठीक है, अवतल दर्पण का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सदैव उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी है? तो देखिए कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर दर्पण। छोटी प्रतिबिंब बनाएगा जो सामने रखी है। इसीलिए देखिए कार में साइड की मिरर में देखते हैं तो पीछे से मान लीजिए कोई ट्रक आ रहा है तो कोई ट्रक की जो छोटी इमेज बना कर दे देता है उत्तल दर्पण, इसीलिए ही वहाँ पर उत्तल दर्पण का यूज़ हम करते हैं। ठीक है, वाहनों की हेडलाइटों में प्रयोग किया जाता है। तो जो वाहन होते हैं इनकी हेडलाइट में क्या यूज़ होता है? इनकी हेडलाइट में यूज़ होता है अवतल दर्पण। नेक्स्ट है, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो देखिए बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है, यदि एक वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? यदि एक वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? वो होगी आपकी वक्रीय केंद्र पर, वक्रीय केंद्र पर। नेक्स्ट, दाढ़ी बनाने के लिए कार्य में लेते हैं। तो जब दाढ़ी बनाया जाता है तो उसके लिए ऐसा कौन सा दर्पण है जिसका यूज़ किया जाता है? तो वह है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश होने पर उनकी चाल में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? तो प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश होने पर उनकी चाल में होने वाला जो परिवर्तन होता है वो आपका हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट है, प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण में सही कथन को चुनिए। यहाँ पर ऐसा कौन सा है जो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के पश्चात सूर्य का लाल दिखाई देना, द्रव में आंशिक रूप से डूबी हुई छड़ जो होती वो टेढ़ी दिखाई देती, आकाश में तारों का टिमटिमाना, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? तो क्षितिज के समीप जो सूर्य और चंद्रमा होती है उनके दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का जो कारण है वो है आपका अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इसमें से कौन कौन सा सूत्र सही है इसको बताना है। अभी अगर ऐसे देखा जाए तो ये सही हो जाएगा, नहीं तो ये भी तो लेंस का फॉर्मूला बन सकता है ना। लेकिन अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो ये क्या है? दर्पण का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके लिए आवश्यक दशाएं क्या हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो देखिए आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी,
ए और बी दोनों। प्रकाश का गमन सघन से विरल माध्यम की ओर होना चाहिए और आपतन कोण का मान जो होता है वो क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, चलो। मरुभूमि में मृगमरीचिका वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? मरुभूमि में मृगमरीचिका वाली प्रघटना को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है फाइबर। प्रकाश का फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यहाँ पर देखिए मृगमरीचिका भी कौन सी वाली घटना है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाली के ऊपर होने वाली घटना है। और जो प्रकाश का फाइबर होता है ना, ये भी किस सिद्धांत पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन बी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, कहाँ से कहाँ जाता है? तो हीरे से कांच में, यानी कि अधिक अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक वाली जगह पर जा रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, अधिक अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक की ओर का जाना क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश, अब यहाँ पर फिर से देखिए कि अधिक अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक किस में हो रहा है? वायु से कांच कम से ज़्यादा हो रहा है, वायु से जल ये भी कम से ज़्यादा, जल से कांच ये भी कम से ज़्यादा, लेकिन कांच से वायु ज़्यादा से कम, क्योंकि कांच का ज़्यादा होता है और वायु का कम होता है। ठीक है, कांच का आई थिंक होता है 1.5 और वायु का होता है 1.003। तो वायु का तो कम होता है कांच से, तो ज़्यादा से कम में जाना ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अशुद्ध वर्ण क्रम में रंग है। तो अशुद्ध वर्ण क्रम में रंग क्या है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा सी, रंग अतिव्याप्त होता है। अशुद्ध वर्ण क्रम में रंग है एक, रंग अतिव्याप्त होता है। नेक्स्ट है जल में उत्पन्न बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया का कारण है? तो जल में उत्पन्न बुलबुले में जो चमक होती वह किस प्रक्रिया का कारण होता है? वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण होता है। पीले का पूरक रंग क्या है? एक इस तरीके से ट्रायंगल बनता है, लाल, हरा, नीला, येलो और नीचे यहाँ पर बीच में रहता है वाइट। तो देखिए लाल, हरा, नीला हो गया, बीच में वाइट हो गया। यहाँ होता है येलो, यहाँ होता है मैग्नेटा और यहाँ होता है सियान कलर, सियान। तो येलो का पूरा कलर पूछ रहा है, तो कौन सा होगा? अब देखिए तो येलो का पूरा जो होगा वो नीला कलर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए। प्रकाश ऐसे माध्यम में गतिमान हो जिसमें धूल एवं अन्य सूक्ष्म कण की उपस्थिति में प्रकाश सभी दिशाओं में विस्तृत हो, यह घटना है। तो यह घटना क्या कहलाती है? तो आंसर क्या होगा इसका? प्रकीर्णन। प्रकाश ऐसे माध्यम में गतिमान हो जिसमें धूल एवं अन्य सूक्ष्म कण की उपस्थिति में प्रकाश सभी दिशाओं में विस्तृत हो, तो यह परिघटना क्या कहलाती है? प्रकीर्णन कहलाती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है लॉर्ड रैले के अनुसार किसी रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है। तो रैले के अनुसार कोई भी रंग है उसका प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तो उसकी कलर है वो किस पर डिपेंडेंट है? उसकी तरंगदैर्ध्य पर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट है किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है? तो मैंने आपको बताया था किसका? रेड कलर, और बैगनी कलर की सबसे कम होती है। तो लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो सबसे अधिक होता है। तो और यहाँ पर देखिए जो तरंगदैर्ध्य होता है ना वो प्रकीर्णन के अपोजिट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर है, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है उसी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? कम होता है तो बैगनी, लाल रंग का अधिक और बैगनी का कम। बैगनी का तरंगदैर्ध्य कम होता है इसलिए उसका प्रकीर्णन अधिक होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है? किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है? तो वो होगी आपकी बैगनी। ठीक है, बैगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगी और उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम है? तो यहाँ पर देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है, सबसे प्रकीर्णन कम, तो तरंगदैर्ध्य अधिक होगा। तरंगदैर्ध्य अधिक किसका होता है? रेड कलर का होता है। इसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है और प्रकीर्णन कम होता है। नेक्स्ट है, आकाश का नीला रंग परिघटना है। तो आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो आकाश का रंग नीला होता है प्रकीर्णन की परिघटना के कारण। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देना किसका परिणाम है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रकीर्णन। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देना क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष बनने का कारण है। इंद्रधनुष कब बनता है? वर्षा होती है उस समय पर इंद्रधनुष बनता है और हमेशा सूर्य प्रकाश की विपरीत दिशा में बनता है। सूर्य की विपरीत दिशा में बारिश के समय में बनता है। और इसका बनने का कारण क्या है? तो यह है जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन इसके कारण होता है। मतलब ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यातायात में खतरे के संकेत को दर्शाने के लिए लाल प्रकाश उपयोग किया जाता है, क्यों? तो यहाँ पर यातायात में खतरे के संकेत को दर्शाने के लिए लाल प्रकाश का यूज़ किया जाता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्ध्य क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है और इसकी प्रकीर्णन कम होती है, बिखराव कम होता है इसीलिए। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में रंगों का क्रम होता है। इंद्रधनुष में जो कलर होती है उसका क्रम क्या होता है? वाइब्योर से याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में इंद्रधनुष के मध्य में प्रदर्शित होने वाला रंग है। तो यहाँ पर इंद्रधनुष में के मध्य में कौन सा कलर दिखाई देता है? तो वो है क्या है? हरा। ठीक, हरा कलर दिखाई देता है बीच में। नेक्स्ट है, जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की तरह काम करता है? तो अवतल लेंस। अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस कहा जाता है। तो जल में वायु का बुलबुला जो है अपसारी लेंस की तरह काम करता है, यानी कि अवतल लेंस की तरह काम करता है। नेक्स्ट है, डायप्टर किसका मात्रक है? डायप्टर जो होता है वो किसका मात्रक होता है? तो लेंस की जो क्षमता होती है ना, इसकी यूनिट होती है डायप्टर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, उत्तल व अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो देखिए, उत्तल लेंस जो होता है ना वो हमेशा धनात्मक होता है और अवतल लेंस हमेशा ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया के कारण निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की दृष्टि तो हम देख सकते हैं लेकिन दूर की दृष्टि नहीं देख सकते।
और इसी को कहा जाता है मायोपिया। और इसमें जो लेंस यूज़ होता है वो कौन सा होता है? अवतल लेंस यूज़ होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी है। तो एक उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी क्या होती है? लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग के लिए ये कम होती है। ठीक है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग के लिए कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशिक यंत्रों में लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो प्रकाशिक यंत्र जो होते हैं इनमें लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो परिघटना किस पर आधारित है? तो वह आधारित है अपवर्तन पर। ठीक है, अपवर्तन पर आधारित है। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। इसके निवारण के लिए किस लेंस का यूज़ किया जाता है? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में हम दूर की वस्तु को अच्छे से देख सकते हैं लेकिन निकट की वस्तु हम नहीं देख पाते, और इसी दोष को दूर करने के लिए यहाँ पर उत्तल लेंस से बना चश्मा यूज़ किया जाता है। उत्तल लेंस के संबंध में सही क्या है? पढ़िए और बताइए। तो देखो, उत्तल लेंस, ये गलत हो गया। ये तो नहीं हो सकता है ना। बीच में क्या होता है? मोटा होता है और किनारों पर पतला। तो ये हो जाएगा, किनारों की अपेक्षा मध्य में मोटा होता है। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो आंसर इसका हो जाएगा सी, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या करता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए। 4 यहाँ पर ऑप्शन दी हुई है, इन चारों में से चूज करना है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा, निकट दृष्टि वाला व्यक्ति समीप की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। और इसके दूर करने के लिए कौन सा चश्मा यूज़ किया जाता है? निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया, इसके उपचार के लिए किस लेंस का यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पर जरा दृष्टि दोष, इसके लिए कौन सा लेंस? द्विफोकसी लेंस। ठीक है, द्विफोकसी लेंस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था, मायोपिया में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष को कहा जाता है। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो एक स्वस्थ मनुष्य के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर की होती है। इससे कम करोगे तो आपको दिखेगा नहीं। चलिए,
अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का यूज़ किया जाता है? एस्टिग्मेटिज्म। तो एक्टिस्मेटिज्म में क्या होती है, जो लंबवत रेखाएं होती है, परपेंडिकुलर लाइंस होती है, उस पर डिफरेंस पता नहीं कर पाते, इसी को कहा जाता है अबिंदुकता। और इस दोष के निवारण के लिए सिलेंड्रिकल लेंस का यूज़ किया जाता है, यानी कि बेलनाकार लेंस जो होती है इसका यूज़ किया जाता है। ऑप्शन सी। मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाता है? क्या होगा इसका आंसर? दृष्टिपटल पर पिंड का प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, ठीक है, हमें भी पता है। इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाता है? दृष्टिपटल पर पिंड का जो प्रतिलोमित है वो बनाता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मनुष्य की आँख में जो प्रकाश है, प्रकाश तरंग किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? सी। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है? तो ये हो जाएगी आपकी लेंस से। लेंस से ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नेत्रदान में आँख के किस भाग का प्रत्यारोपण होता है? तो जब आई डोनेट किया जाता है तो किस भाग का डोनेट किया जाता है? कॉर्निया का डोनेट किया जाता है, तो ऑप्शन ए सही है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने समय तक रहता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर कितने समय तक रहता है? 1.10 सेकेंड तक रहता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश को देखने पर कैसा दिखाई देगा? तो देखिए, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश को देखने पर कैसा दिखाई देगा? तो वो दिखाई देगा काला, काला दिखाई देगा। नेक्स्ट है, 3D फिल्मों को देखने हेतु किस प्रकार के चश्मे का प्रयोग किया जाता है? तो 3D फिल्मों को देखने के लिए जो चश्मा यूज़ किया जाता है कौन से टाइप का होता है? वो होता है पोलराइड। पोलराइड प्रकार का जो चश्मा होता है उसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब। तो अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अवतल लेंस जो प्रतिबिंब बनाता है वो बनाता है आभासी प्रतिबिंब। निम्नलिखित में से कैमरे में प्रयुक्त लेंस, तो आंसर क्या हो जाएगा? कैमरा जो होता है, कैमरे में कौन सा लेंस यूज़ होता है? तो वो होता है आपका उत्तल लेंस। फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की भांति काम करता है? तो आँख की रेटिना की भांति काम करता है, कौन सा है? तो वो है प्रकाश छिद्र, ठीक है। फोटोग्राफिक कैमरे का जो प्रकाश छिद्र होता है आँख की रेटिना की भांति काम करता है, ऑप्शन ए। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश विभिन्न प्रकार के वर्णों में विभाजित हो जाता है, ये परिघटना क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ण विक्षेपण। तो जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश विभिन्न प्रकार के वर्णों में विभाजित हो जाता है, जो कि क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। आंसर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशीय रंग प्रिज्म से गुजरने पर सबसे कम अपसरित होती है?
आंसर क्या हो जाएगा? लाल। लाल रंग जो होता है प्रकाश रंग, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे कम अपसरित होती है, इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। तो हो जाएगा ऑप्शन डी। प्राथमिक रंग है। प्राइमरी कलर कौन कौन सा है? तो लाल, हरा और नीला, ये क्या है? प्राइमरी कलर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में अलग होने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में अलग होना ही क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और ये वाइब की ओर। जब प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के अध्ययन के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के अध्ययन के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वो उपकरण है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, आकाश में इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? आकाश में इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, सूर्य के परावर्तन अथवा पूर्णांतरिक परावर्तन और सूर्य का अपवर्तन, ये सभी तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है। तो धूप का चश्मा जो होता है क्या होता है? उसकी क्षमता जो होती है 0 डायोप्टर होती है। ठीक है, 0 डायोप्टर होती है। किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब मानव नेत्र में कहाँ बनता है? तो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। ठीक है, रेटिना पर बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? रेटिना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो जो प्रकाशीय सजावट होती है तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली जो गैस है वो कौन सी होती है? वो होती है नियॉन। ठीक है, नियॉन गैस होती है। तो ये थे अपने सारे क्वेश्चन, हमने डिस्कशन कर ली। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है।